गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने +1 अर्थशास्त्र के 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, उनमें हमने आंकड़ों को संकलन कैसे किया जाता है, प्राथमिक द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, उन सब बातों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों के संकलन की विधि। हम आंकड़ों को संकलित करें कैसे, इस बात पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है 2 विधियां हम लेते हैं आंकड़ों, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। 2 विधियां हैं। एक तो है बेटा जनगणना विधि, और एक है प्रतिदर्श विधि। जनगणना और प्रतिदर्श विधि है क्या क्या? जनगणना जिसे हम सेंसस मेथड कहते हैं, सेंसस, और प्रतिदर्श को सैंपलिंग मेथड कहते हैं। सैंपल आपने जरूर सुना होगा अपने जीवन में। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना की। जनगणना विधि है क्या? सांख्यिकी में किसी विषय से संबंधित सभी मदों के उस कुल समूह को समग्र या जनसंख्या कहते हैं, जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। जनगणना, इसको हम जनसंख्या भी कहते हैं। कुछ पुस्तकों में आपको समष्टि भी लिखा मिल जाएगा, और कुछ समग्र भी कहते हैं इसको। समग्र क्या है? समग्र शब्द, मान लिया, उदाहरण लेते हैं हम, एक कॉलेज में 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उन 2000 विद्यार्थियों को, एक विद्यार्थी को एक इकाई कहेंगे, मद कहेंगे, और 2000 जो टोटल विद्यार्थी हैं उसको हम समग्र कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी मदों के समूह को समग्र कहते हैं, समस्त कहने का मतलब। और एक विद्यार्थी, इनमें से एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी को एक इकाई कहेंगे, जिसे यूनिट कहते हैं, आइटम भी कह सकते हैं हम, जिसको हम अर्थशास्त्र में मद के नाम से पुकारते हैं। अब जनगणना और प्रतिदर्श विधियों में कहाँ, जैसे देखिए, एक बर्तन है हमारे पास, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, ये रहा आपका बर्तन, ठीक है। इसमें अनेक कंचे या कोई भी आइटम पड़ा हुआ है, अनेकों आइटम पड़े हैं, ये भरा पड़ा है। अगर इसको प्रत्येक, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक इकाई है, और ये जितने भी सारे हैं ना टोटल, ये जो भरा हुआ है, वो सारे के सारे समग्र कहलाएंगे, ठीक है। अब या तो मैं इन सभी को, मान लिया अगर इनको मैं विद्यार्थी मान लूं सबको, अगर प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में सूचना एकत्रित करूं, तो ये तो कहलाएगी जनगणना विधि। अगर इनमें से कोई 3, जैसे एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये 3 मैंने छांट लिए, ठीक है। एक ये ले लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, ये 3 जो विद्यार्थी चुन लिए, इन 3 विद्यार्थियों का अध्ययन कर लूं, और मैं मान लूं कि एक कॉलेज में एक जैसे ही विद्यार्थी होंगे सारे, तो 3 जैसे हैं, जिनका तीनों का व्यवहार जैसा है वैसा ही उन सब का होगा, तो ये हमारा कहलाएगा सैंपल मेथड, ठीक है। तो हमारी 2 प्रकार की विधियां हैं, पहली जनगणना और दूसरी प्रतिदर्श। अब बात करते हैं हम जनगणना विधि है क्या। जनगणना विधि की परिभाषा पे चलते हैं, वो क्या है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। जनगणना विधि वह विधि है, लिख देता हूं मैं, वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या इसे आप जनसंख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या की प्रत्येक मद
प्रत्येक मद, मद का मतलब यूनिट है, इकाई, प्रत्येक आदमी, अगर व्यक्तियों की हम कर रहे हैं, व्यक्तियों के समूह कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति एक मद हो गई। अगर हम किसी वस्तु के बारे में कर रहे हैं तो वो एक वस्तु एक मद हो जाएगी। मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। और इनके आधार पे जो निष्कर्ष निकलता है ना, वो जनगणना विधि के तहत आएगा। ठीक है। अब जनगणना विधि है कहाँ उपयुक्त, कहाँ की जा सकती है, इसकी मुख्य मुख्य बातें। सबसे बड़ी बात तो है, अगर क्षेत्र सीमित है ना तो जनगणना विधि उपयुक्त है। अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है तो जैसे पूरे भारतवर्ष में से हमें अगर कह दिया जाए तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। और यदि एक जगह का, एक कॉलोनी की या एक कॉलेज की थोड़ा छोटा क्षेत्र है, उस छोटे क्षेत्र में अगर हम कह दिया जाए कि तो हम संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जाके उससे सूचना एकत्रित कर सकते हैं। दूसरी बात, एक ही बात ना पूछनी हो, अनेकों बातें पूछनी हो, यानी विभिन्न गुणों वाली। विभिन्न गुणों वाली का मतलब है विभिन्न गुणों वाली इकाई हो, यानी एक व्यक्ति के बारे में हमें आयु भी पूछनी है, उसकी पढ़ाई के बारे में भी पूछना है, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी पूछना है, उसकी ऊंचाई भी पता करनी है, हाइट पता करनी है, उसके स्वास्थ्य के बारे में पता करना है, वो व्यवसाय क्या कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में हमें जनगणना विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आवश्यकता, यानी हमें जरूरत किन बातों की है। अगर हमें गहन अध्ययन की जरूरत है, गहन अध्ययन एक व्यक्ति के, एक इकाई के, प्रत्येक इकाई के बारे में हमें यदि बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना है तो हमें एक एक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, एक एक आइटम के पास जाना पड़ेगा, एक एक मद के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में हम जनगणना विधि का प्रयोग करेंगे, वहां यही उपयुक्त है। या हमें शुद्धता की जरूरत है। शुद्धता का मतलब हमें सही, क्योंकि एक द्वितीयक अगर आंकड़े हम एकत्रित करते हैं, ये प्राथमिक संकलन की प्राथमिक विधि है। जो हमने प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए थे, प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आता है। ऐसी अवस्था में हम प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएंगे तो शुद्ध रहेंगे वो। यदि हम किसी दूसरे से पूछते हैं तो वो उसके बारे में सही से जानकारी तो नहीं दे पाएगा ना। और एक हम प्रत्येक व्यक्ति के पास चले गए, इसका मतलब हम विश्वास कर सकते हैं, हमने खुद किया है अनुसंधानकर्ता ने। तो ये विश्वसनीयता की जहाँ जरूरत है, शुद्धता की जरूरत है, गहन अध्ययन की जरूरत है, वहाँ हम इस विधि का, जनगणना विधि का प्रयोग करते हैं। अब जनगणना विधि के गुण क्या हैं? गुण बेटा, जैसा हमने उपयुक्तता और इसकी परिभाषा से हमें पता चल गया, वैसे ही जनगणना विधि के गुण हैं। पहली सीधी सी बात है, उसी में से पॉइंट निकलेंगे। एक तो विश्वसनीय है ये, इसका मतलब विश्वसनीयता और शुद्धता, ये एक पॉइंट हम लिख सकते हैं। यह विश्वसनीय होती है, शुद्ध होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि हमने प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए हैं। दूसरी बात, पक्षपात की संभावना नहीं रहती, क्योंकि हमने खुद जाके आंकड़े एकत्रित किए हैं, प्रत्येक मद से आंकड़े एकत्रित किए हैं। ऐसी स्थिति में पक्षपात तो हो ही नहीं सकता। और प्रत्येक मद के से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं तो विस्तृत सूचना मिल जाएगी हमें। यानी उदाहरण के लिए, जनगणना से केवल लोगों की संख्या के विषय में ही पता नहीं चलता, बल्कि उनकी आयु, अभी हमने बात की थी, अनेक विभिन्न गुण वाली बात की थी, तो उनकी आयु, व्यवसाय, आय इत्यादि सब के बारे में बहुत विस्तृत सूचना प्राप्त हो गई। विभिन्न विशेषताओं की सूचना भी
इसी पॉइंट में हम कह सकते हैं, पॉइंट अगर हम बनाने हैं 6 नंबर का आता है बेटा, तो हम पॉइंट इन्हीं में से निकाले जा सकते हैं। विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन, ये भी इसका एक गुण है। यानी जनसंख्या की मदें एक दूसरे से काफी भिन्न होती हैं। प्रतिदर्श प्रणाली में तो हम क्या करते हैं, एक आध को चुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में शायद अलग अलग विशेषताओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता, एक जैसी चाहिए। इसमें ऐसा किया जा सकता है, विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें मिश्रित अनुसंधान का, मिश्रित का मतलब मिश्रण है, यानी मिश्रित अनुसंधान का अध्ययन। अनुसंधान रिसर्च करते समय हमने प्रत्येक इकाई के पास जाके जो बातें हमें जितनी भी प्रकार की, चाहे वो मात्रात्मक हो, चाहे गुणात्मक हो, चाहे उनके व्यवहार के बारे में पता करना हो, सारे के सारे हम प्रत्येक इकाई के पास जाएंगे तो अपने डिटेल प्राप्त कर लेंगे। और कई बार एक बात एक और भी कह सकते हैं हम, अप्रत्यक्ष जांच। अप्रत्यक्ष जांच का मतलब सांख्यिकी में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन बातों का तो हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि आंकड़े उसके नहीं लिए जा सकते। परंतु जैसे ही हम प्रत्येक मद के पास जाएंगे, उनसे हमें पता चल जाएगा कि कितने, मान लिया 2000 विद्यार्थी, 2000 परिवारों का हमने 2000 कर्मचारियों का सर्वे किया, तो उसमें हमें अपने आप स्वतः ही पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचारी कितनी फैली हुई है, कितनी बेरोजगारी है, इन बातों का। तो ये हमारे इसके गुण हैं। एक टॉपिक और पूछ लेता है कई बार, अवगुण। अवगुण क्या है बेटा इसका? अवगुण एक तो ये है कि हमें प्रत्येक मद के पास जाना पड़ेगा, तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है, प्रत्येक मद के पास जाएंगे तो एक दिन में संभव नहीं है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और ऐसी स्थिति में खर्चे भी बढ़ जाएंगे। इसलिए इस विधि को सरकार या बड़ी संस्थाएं अपना सकती हैं। एक आम आदमी, धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम गाड़ी या व्हीकल कोई ना कोई चीज़ लेके जाएंगे। हो सकता है 2000 परिवारों की हम कर रहे हैं, तो 2000 परिवारों में से 800 परिवार दाएं बाएं गांव के ढाणियों में रह रहे हैं, तो वहाँ प्रत्येक मद के पास जाना है, तो स्वाभाविक बात है हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। और ऐसे कार्य के लिए मानव शक्ति की अधिक जरूरत पड़ती है बेटा, मानव शक्ति की, क्योंकि एक आदमी को हो सकता है हमें 10 दिन में करनी है, और क्षेत्र प्रत्येक मद के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सी जानकारियाँ एकत्रित करनी है हमें। तो ऐसे में हमें ज़्यादा आदमी लगाने पड़ेंगे, या एक आदमी करेगा तो उसे अनेकों दिन तक जाना पड़ेगा। तो मानव शक्ति की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विशाल अन्वेषण के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है बेटा, तो ऐसी स्थिति में ये उपयुक्त हो ही नहीं सकती। एक आदमी को अगर पूरे भारतवर्ष की कह दिया जाए, और अगर टाइम दे दिया जाए 1 महीने का, तो 1 महीने में पूरे भारतवर्ष में कैसे घूमेगा? यानी समय की बचत नहीं होती, इसमें समय की बचत नहीं है, बहुत ज़्यादा समय खर्च होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसे अच्छे से तैयार करें बेटा, और इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे, उन क्वेश्चनों को आपकी किताब में भी दिए हुए मिल जाएंगे, या आप ऐसे ही करना चाहते हो तो जनगणना विधि से क्या अभिप्राय है, इसकी उपयुक्तता बताइए, तो इसमें हम उपयुक्तता वाले पॉइंट लिख देंगे 4-5। जनगणना विधि के 4 प्रमुख गुण बताइए, ये पूछ ले तो आप इसके गुण बता दीजिए। अवगुण पूछ ले, अवगुण पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, या इस विधि का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, तो हम बता सकते हैं। सीमित क्षेत्र हो और अधिक विश्वसनीय हो, ज़्यादा विशेषताओं की जरूरत हो, गहन अध्ययन की जरूरत हो, उपयुक्तता वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो ये हमें समग्र की परिभाषा पूछ सकता है आपसे, तो समग्र के बारे में आप बता दीजिए। मद किसे कहते हैं? छोटे प्रश्नों के रूप में आप मद किसे कहते हैं? जनसंख्या की एक इकाई को मद कहते हैं। समग्र किसे कहते हैं? किसी विषय से संबंधित सभी मदों के कुल समूह को समग्र कहते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से अपने नोटबुक में करेंगे, और
अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगर फिर भी कोई गड़बड़ रहती है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझसे संपर्क करेंगे। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।